नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। आज सबसे पहले बात होगी अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल कैसे तड़प कर रह गए और अमित शाह ने सबके सामने निपटा दिया, आज उसका चैप्टर है। कैसे नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का जो खुलासा था वो आज पूरी संसद में गूंजा है, आज उसके बारे में बताऊंगा। अमित शाह ने बताया कि वो कौन सी फाइल्स हैं जिससे केजरीवाल डरते हैं और मणिपुर पर हंगामा करते इंडिया को भी अमित शाह ने कैसे नहीं छोड़ा, आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा। फिर बात होगी नू हिंसा की। मोनू मानेसर बहाना था, दंगाई भीड़ का असल निशाना कोई और था। नू हिंसा की वो रिपोर्ट जो सारा एजेंडा ध्वस्त कर देगी, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी आज सीमा हैदर की। न पाकिस्तान न जेल, सीमा तो अब बॉलीवुड जाएगी, हीरोइन बनेगी भाई। पाकिस्तानी सीमा का हीरो अब सचिन नहीं कोई और बनने जा रहा है। और आखिर में आपको वो मंदिर बताऊंगा जहां भगवान श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है कि आज भी धड़क रहा है। वो मंदिर जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े राज छिपे हैं, आज उसका चैप्टर भी है। और आखिर में भगवान गणेश की मूर्ति की तरफ पीठ कर कर खड़े हो गए थे क्या पीएम मोदी, इसका फैक्ट चेक करेंगे। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एएसआई सर्वे के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। इसके बाद कल से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू होना है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और माना जा रहा है कि कल वहां इस पर सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। राजीव गौबा 30 अगस्त 2024 तक पद पर बने रहेंगे। मोदी सरकार ने गौबा को साल 2019 में कैबिनेट सचिव बनाया था। पहले भी उन्हें 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। इससे पहले राजीव गौबा केंद्रीय गृह सचिव के पद पर थे और उन्हीं की अगुवाई में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ड्राफ्ट बनाया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने का मामला सामने आया है। पुलिस को आशंका है कि गैंगरेप के बाद बच्ची को कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया गया। भट्टी की राख से मिले हाथ के कड़े से पीड़ित परिवार ने बच्ची की पहचान की। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आज जोधपुर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में गूढ़ा से पूछताछ के लिए जयपुर में उनके सरकारी आवास पहुंच गई। हालांकि राजेंद्र गूढ़ा घर पर नहीं मिले। पुलिस ने फिलहाल उनके स्टाफ से पूछताछ की है। राजेंद्र गूढ़ा इन दिनों लाल डायरी को लेकर सुर्खियों में है। राजेंद्र गूढ़ा आरोप लगा चुके हैं कि भ्रष्टाचार की पोल खुलने से बौखलाई गहलोत सरकार उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को ही पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर लगी रोक, अंतरिम रोक को हटा लिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके यह कहा गया कि उनका पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई आदेश पारित न किया जाए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात। केजरीवाल कैसे तड़प कर रह गए और अमित शाह ने सबके सामने निपटा दिया। नवभारत के शीश महल की गूंज कैसे संसद में सुनाई दी। अमित शाह ने बताया वो कौन सी फाइल है जिससे केजरीवाल डरते हैं और मणिपुर पर हंगामा करते इंडिया को भी अमित शाह ने कैसे नहीं छोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस बिल को रोकने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया बॉस, जिन नेताओं को खुला भ्रष्ट बताते थे सबके सामने सरेंडर मोड में आ गए भाई कि मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। लालू यादव से हाथ मिला लिए, पवार साहब से हाथ मिला लिए, कांग्रेस के सामने तो मतलब गिड़गिड़ा ही रहे थे कि किसी तरह से यह बिल रुक जाए। वो बिल आज लोकसभा में पास हो गया, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा के राज्यसभा में भी पास होगा, लेकिन आज पहला कदम जो था उस बिल के पास होने का लोकसभा वाला, वो पूरा हो गया। यानी केजरीवाल तिलमिलाते रह गए, तड़पते रह गए। शीश महल में कोई तड़पन चेक करने वाला मीटर लगा होगा तो वो मीटर फूट गया होगा आज।
यह हाल होगा केजरीवाल का आज। दिल्ली वाले बिल पर लोकसभा में वोटिंग की नौबत तक नहीं आई, क्योंकि वोटिंग से पहले विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया और ध्वनि मत से बिल पारित हो गया। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद जो हैं, उन्हें भी बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद ने बिल के विरोध में वेल में आकर कागज के टुकड़े उछाले लोकसभा स्पीकर की तरफ। केजरीवाल की पार्टी की तिलमिलाहट तो दिखी गई। विपक्ष भी आज एक्सपोज हो गया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर ऐसी बातें कही जिसका जवाब विपक्ष के पास था ही नहीं। और मैं एक एक बात पॉइंट्स के साथ आपको सुनाऊंगा भी और उनके फैक्ट्स बताऊंगा। अमित शाह ने विपक्ष को इस तर्क के साथ पहले तो एक्सपोज किया कि बॉस, आप लोग तो मणिपुर के बिना चर्चा हुए तो कुछ के लिए तैयार नहीं थे। वो बोले कि संसद के सत्र में अब तक 9 बिल पास हुए हैं, लेकिन विपक्ष हर बिल पर हंगामा करता रहा कि ना बॉस, हम तो मणिपुर पर चर्चा से पहले कुछ मंजूरी नहीं हमको। पीएम आकर जवाब दे तो वो पूछे कि आज ऐसा क्या हो गया बॉस आप लोग को कि दिल्ली के बिल पर सब चर्चा करने पहुंच गए, आज मणिपुर की चिंता नहीं हुई आप लोग को? अगर लोकतंत्र की चिंता होती, देश की चिंता होती, तो फिर हर बिल पर चर्चा करते। हर बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, वही बिल इंपॉर्टेंट है जो आपके गठबंधन के लिए जरूरी है। अमित शाह बोले कि लोकतंत्र और देश की चिंता नहीं है आप लोग को, अपने गठबंधन को बचाने के लिए विपक्ष दिल्ली के बिल पर साथ आ गया, चर्चा को तैयार हो गया। आज इनको मणिपुर याद नहीं आ रहा है। गृह मंत्री ने इस पर लोकसभा के अंदर जो बयान दिया, पहले वो सुनिए, फिर आगे की बात। मैं बता रहा हूं कि भारत देख भी रहा है, देखना भी चाहिए। आपके दोहरे चरित्र को भारत देख रहा है। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। विपक्ष को एक्सपोज करते करते वो गजब बेइज्जती भी कर गए। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को सुपारी जैसी पार्टी कि सुपारी जैसी पार्टी गठबंधन से भाग ना जाए, इसके लिए मणिपुर भूलकर आज चर्चा के लिए आ गए। अमित शाह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि यह बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने की शर्त ही यही रखी थी कि दिल्ली के बिल पर उन्हें संसद में समर्थन चाहिए। इसी वजह से वो बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक में जाने के लिए तैयार हुए थे और फिर बैठक में गए थे जब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है आपका साथ देंगे। जबकि पटना में पहली बैठक के बाद केजरीवाल की टीम यही कहने में जुटी थी कि अगली मीटिंग में वो जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन का तब तक ऐलान नहीं किया। फिर जब कांग्रेस से समर्थन का भरोसा मिला तो केजरीवाल विपक्ष की मीटिंग में बेंगलुरु पहुंच गए थे, उस वक्त जब दिल्ली में बाढ़ आई हुई। अब गृह मंत्री अमित शाह ने इसी को याद दिलाते हुए कह दिया कि विपक्ष के लिए अपना गठबंधन जरूरी था, इसलिए वो दिल्ली के बिल पर साथ आ गए और चर्चा के लिए तैयार हो गए। क्योंकि यही तो लोग हैं जो संसद चलने नहीं दे रहे थे। आप लोग देखे नहीं थे, रोज हंगामा कह रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा करेंगे, ना हंगामा। आज जब बात अपने पे आई तो सब पहुंचे हुए थे, सब बोले भी। सारे बिल हंगामे के बीच पास हो रहे थे, इस बिल पे चर्चा हुई है। जो बिल हंगामे के बीच पास हुए वो भी तो जनता से जुड़े बिल थे। फिर विपक्ष ने क्यों उन पर चर्चा नहीं की? सुनिए एक बार अमित शाह को। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा में, मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तो नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो, सामने बैठे सारे इकट्ठा। और
130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। यानी अमित शाह आज पूरे कायदे से अरविंद केजरीवाल और इंडिया का जो ये नया गठबंधन बना है, इनके एजेंडे को धो रहे थे। अमित शाह ने इस बात का भी जवाब दिया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर केजरीवाल से छीनने वाला बिल लाया क्यों गया। अमित शाह का कहना है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 11 मई को ही दिल्ली सरकार के मंत्री ने अपने सिग्नेचर से यह जारी कर दिया कि सर्विस सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच ही दिल्ली में फैसले को अमल में लाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली के सेवा विभाग के सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है। विजिलेंस के मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि विजिलेंस सचिव को रिपोर्ट ना करें। अभी पूरा जजमेंट भी नहीं आया था, लेकिन केजरीवाल सरकार उसे अमल में लाने में जुट गई। केजरीवाल सरकार पर यही सवाल उठा था कि अगर सर्विस का अधिकार उन्हें मिला तो सबसे पहले उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों की चिंता होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अधिकार मिलते ही सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले विजिलेंस विभाग की चिंता की। वो विजिलेंस विभाग जो करप्शन की जांच करता है, भ्रष्टाचार की जांच करता है, उसे टारगेट किया गया। और इसका कारण यह था कि बहुत सारी संवेदनशील मामलों की फाइलें वहां थी, यह आरोप लगा रहे अमित शाह। और इन्हीं फाइलों में शीश महल की फाइल भी थी, जिसका जिक्र अमित शाह ने आज किया, लोकसभा के अंदर किया, कि अरविंद केजरीवाल किन फाइलों की वजह से सबसे पहले फैसला आया और निर्णय आने लगा कि विजिलेंस में जो है, विजिलेंस विभाग में कोई जो है रिपोर्ट नहीं करेगा सचिव को। सुनिए अमित शाह ने इस बारे में क्या बताया। कौन सी फाइलें थी, कौन सी फाइलें थी, जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं। शीश महल की फाइल दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं, पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी सतर्कता विभाग में थी। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि दिल्ली सचिवालय में विजिलेंस विभाग की फाइलों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। हमने आपको दिल्ली सचिवालय के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए थे, याद है ना? ये वाला हमने दिखाया था। ये सीसीटीवी फुटेज 16 मई की रात का है। तब विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी रहे वाई राजशेखर ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सचिवालय में उनके कमरे में आधी रात के बाद कुछ लोग आए और केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की फाइलें लेकर गए। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सचिवालय के 4थे फ्लोर का। सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि वाई राजशेखर के रूम नंबर 403 में कोई रात को आया और फाइलों को इधर से उधर करता दिखा। और आज अमित शाह यही बता रहे थे कि जनता के मुद्दों वाले डिपार्टमेंट्स को छोड़कर सबसे पहले इन्होंने पावर मिलते विजिलेंस विभाग पर कार्रवाई की। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भ्रष्टाचार, जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उन्हें छुपाने के लिए काम करना था। यह अमित शाह का आरोप लगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे शीश महल की जांच को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी हर हथकंडा अपना रही है। सबसे पहले दिल्ली सरकार ने उस विजिलेंस अधिकारी को हटा दिया था जो शीश महल की जांच कर रहा था। दिल्ली सचिवालय में जहां शीश महल की जुड़ी फाइलें रखी थी, उस कमरे में छेड़छाड़ के सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाई। शीश महल पर सवालों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हमारी टीम को झूठे केस में फंसाया। शीश महल की फाइल बाहर ना आ जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्य घूमकर विपक्षी नेताओं से केंद्र के बिल के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे, ताकि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उन्हें मिल जाए। दिल्ली के बिल के लिए समर्थन जुटाने के चक्कर में ही अरविंद केजरीवाल 2 बार विपक्ष की बैठक में शामिल हो गए। संसद में किसी तरह बिल रुक जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, लालू यादव, शरद पवार तक से हाथ मिला लिया, जिन्हें वो पहले कभी भ्रष्टाचारी बताते थे।
इसीलिए अमित शाह ने आज अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि मामला सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं है, मामला यह है कि दिल्ली में ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ना है और जो शीश महल के सच को छुपाना चाहती है। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। जो लोग दिल्ली के बिल पर नियम कानून की दुहाई दे रहे हैं, विधानसभा के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि दिल्ली को किस तरह से केजरीवाल सरकार चला रही है। अमित शाह ने दावा किया कि देश में ऐसी कोई विधानसभा ही नहीं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं देखी जिसके सत्र का कभी अवसान नहीं होता। लेकिन दिल्ली में विधानसभा सत्र का कभी अवसान नहीं होता। जब भी भाषण देना होता है, सत्र बुलाकर भाषण देकर सत्र निलंबित कर देते हैं। 2020 में विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, 2021 में भी विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, 2022 में अमित शाह का दावा है कि विधानसभा का एक सत्र हुआ और 2023 में भी विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया और ये सब सत्र बजट के लिए ही बुलाए गए थे। कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भाई किस बात की पावर चाहिए इनको, जो पावर है वो तो काम आप करते नहीं और आप कह रहे हो मुझे और पावर चाहिए और पावर चाहिए। जरा इसका भी तो बताओ, कैबिनेट की मीटिंग कितनी बार हुई? और ये आपको बता रहा हूं दिल्ली सरकार का 2022 में कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई? 6, पूरे साल में सिर्फ 6। फिर 2023 में अभी तक कितनी मीटिंग हुई है? मात्र 2। इसके अलावा 2 साल से सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। मतलब जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो सदन के पटल पर रखी जाती नहीं। विकास प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं देते, आरआरटीएस वाली खबर आपको बताई थी। तो जो आपका काम है, जहां पावर है, वो तो आप कर नहीं रहे, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में 2 बड़ी बातें कही जा रही। पहली ये कि संसद को दिल्ली से जुड़े विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, यह संसद के दायरे से बाहर है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उसे ही दिल्ली से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा यह कि बिल सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के फैसले के विपरीत है। इन दोनों आधार पर बिल का विरोध किया जा रहा है। अमित शाह ने आज दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा की, सरकार का पक्ष रखते हुए 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 239 ए का जिक्र किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2023 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह लिखा है कि संसद दिल्ली के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। एक बार लोकसभा में आज अमित शाह ने क्या कहा, इसको सुनिए, फिर आगे एक जरूरी बात बताता हूं। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हालांकि अमित शाह ने आज संसद में केजरीवाल के बंगले का मुद्दा उठाया, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये सब मुद्दे फालतू हैं। अमित शाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट क्या आया पता है? कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं।
बस इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे थे। 45 करोड़ का शीश महल बना लिए और उस पर सवाल पूछना इनके लिए फालतू बात। हाँ भाई, पब्लिक का पैसा है तो फालतू ही सवाल हो गया। वो भी जानते हैं वो गलत कर रहे हैं। ये बिल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। बॉस, इंडिया तो नहीं रोक पाया, ये जो इनका इंडिया है ये तो नहीं रोक पाया लोकसभा में और राज्यसभा में भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये ट्वीट करने की बजाय ये सब फालतू बातें हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये बताते कि क्या गलत बोल रहे हैं अमित शाह, तो लोगों को ज्यादा मदद मिलती समझने में। अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकता के भरोसे बैठे। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राज्यसभा में विपक्ष के पास इतने नंबर ही नहीं है कि वो इस बिल को रोक पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जो बयान दिया है उसमें कहीं अमित शाह के शीश महल वाले आरोपों पर सफाई नहीं दी। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि बीजेपी को केजरीवाल फोबिया है और केजरीवाल के डर से ही बीजेपी ये बिल लेकर आई। एक बार राघव चड्ढा को सुनिए। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष तौर से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से ये माना कि हम सब यानी कि हम सब भाजपा वाले केजरीवाल फोबिया का शिकार हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। 2015 में जब से आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई और लगातार दिल्ली के लोगों ने हर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम ये बात समझ गए कि भाजपा की अब कोई सियासी जमीन दिल्ली में नहीं बची है। ये भी ये नहीं बता रहे कि शीश महल पर जो आरोप लगा, शीश महल की गूंज सुनाई दी संसद के अंदर, उस पर एक शब्द बोलते कुछ नहीं बोल पाए। सीसीटीवी फुटेज जो दिखा, फाइलें इधर उधर होती हुई, उस पर कुछ नहीं बोल पाए। केजरीवाल जी से डरते हैं, ऐसे ही कांग्रेस वाले राहुल गांधी से डरते हैं। संसद में विपक्ष इस बिल के खिलाफ आज एकजुट होकर बोला, लेकिन उनमें भी किसी ने शीश महल का जिक्र नहीं किया। यह भी नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल से बंगले से जुड़े आरोप गलत है। बस गठबंधन धर्म निभाते हुए विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। एक बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को सुनिए कि वो इस बिल के विरोध में क्या कह रहे हैं। शंका हमारे इसलिए है कि हिंदुस्तान में से एक ही राज्य दिल्ली नहीं है। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। अगर आपको यह लगे कि यहां घोटाला होते रहते, ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? यानी अधीर रंजन चौधरी तो केजरीवाल जी को एक्सपोज कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि घोटाला नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं अगर घोटाला हुआ है आप मानते हैं तो बिना बिल के ही घोटाला एक्सपोज कर देते। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से उनकी चिंता तो इस बात को लेकर है कि कहीं इस तरह के और बिल ना आ जाए, मतलब उनको अपने दूसरे राज्यों की चिंता, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। विपक्ष ने भले ही लोकसभा में केजरीवाल का साथ नहीं दिया, लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि जैसे ही बिल संसद से पारित हो जाएगा विपक्ष को केजरीवाल धोखा देंगे और विपक्ष को बाय बाय कर देंगे। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। तो जो सच है वो करिए। दिल्ली के बिल पर आज लोकसभा में चर्चा नेहरू तक पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू का नाम भी चर्चा में आ गया। अमित शाह ने दिल्ली का इतिहास बताना शुरू किया तो नेहरू का जिक्र कर दिया कि नेहरू भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं था। सुनिए अमित शाह ने नेहरू का नाम क्यों लिया, क्या बताया, फिर आपको बताता हूं कि दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का नेहरू ने कैसे विरोध किया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की
सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के सब समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अमित शाह ने नेहरू का जिक्र किया, इसके बारे में आपको और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले नेहरू के जिक्र पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ऐसा संवाद हुआ कि लोकसभा के गर्म माहौल में मुस्कुराहट फैल गई। पहले ये जरा दिलचस्प किस्सा सुनिए, फिर उसके बाद मैं हिस्ट्री क्या है वो भी बताता हूं। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे? सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित जी नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर, इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। लेकिन जहां तक दिल्ली को लेकर नेहरू जी की राय की बात है, तो हम आपको इसकी हिस्ट्री क्लास भी में लेकर चलते हैं और बताते कि हुआ क्या था। दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की चर्चा संविधान सभा में हुई थी। 1 अगस्त 1949 को संविधान सभा में चर्चा के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था वो आपको बताता हूं। नेहरू ने कहा था कि दिल्ली इस सदन के लिए जरूरी है, इसलिए 2 साल पहले दिल्ली के अधिकारों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जब से वो कमेटी बनी है तब से लेकर अब तक दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है और दिल्ली बदल गई है। इसलिए कमेटी के सुझावों को स्वीकार करना सच से दूर भागने जैसा होगा। दिल्ली की स्थिति एक रुकी हुई स्थिति नहीं है, दिल्ली की स्थिति लगातार बदलती रहती है। अगर दिल्ली के लिए संविधान में कोई क्लॉज लाते हैं तो उससे दिल्ली स्थिर यानी जड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसे तरीके बेहतर हैं जो भविष्य में बदलाव लाने में सक्षम हो। इस वजह से दिल्ली के लिए संविधान में कोई फिक्स प्रावधान जोड़ने से बेहतर है कि संसद इस पर कानून बनाए। यह है वो बात जो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी और इसी का जिक्र अमित शाह कर रहे थे। लेकिन लोकसभा में वो बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा में भी पास होगा और उसके बाद क्या अमित शाह की भविष्यवाणी सच होगी कि अरविंद केजरीवाल इंडिया को टाटा बाय बाय करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन और सचिन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, ये सबको पता है। घर का खर्च तक चलाने के लिए पैसे नहीं। अब सीमा को फिल्म में रोल मिल गया है, सीमा सचिन को नौकरी का ऑफर भी मिल गया है। एक बड़े बिजनेसमैन ने मदद का ऑफर दिया है। इसे कहते हैं किस्मत का फेर। कल तक सीमा और सचिन पैसों के लिए तरस रहे थे, आज सीमा फिल्मी दुनिया के सपनों में खोई हुई। लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान से आई है, ये जासूस है, एक्टिंग कर रही है प्रेम का। अब पता चल रहा है वो 70 mm के पर्दे पर एक्टिंग करती दिखाई देगी। सीमा ये हीरोइन बनने का सपना इसलिए देख रही है क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा को अपनी फिल्म में एक रोल का ऑफर दिया है। फिल्म के बारे में बताने के लिए अमित जानी ने सीमा हैदर से रबुपुरा में मुलाकात की। प्रोड्यूसर अमित जानी अपनी टीम के साथ सीमा के घर गए, पहले सीमा को शॉल पहनाया और उसके बाद सीमा का ऑडिशन भी लिया। मतलब वो कैमरे के सामने नहीं रिकॉर्ड करते कि तो जरा 2-4 डायलॉग बोल के दिखाओ, सीमा ने बाकायदा एक्टिंग की। अमित जानी जो फिल्म बना रहे हैं उसका नाम है
अ टेलर मर्डर स्टोरी, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सीमा का ऑडिशन लेने के बाद अमित जानी ने क्या कहा, कैसे सीमा इस रोल के लिए परफेक्ट है, वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि अचानक किसी को सीमा में हीरोइन दिख गई। सीमा ने भारत आने के बाद कई बार यह कहा कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती है। सीमा ने कहा था कि वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करती रहती है, जिसे लोग भी काफी पसंद करते हैं। अमित जानी की फिल्म में रोल के ऑफर के बाद सीमा को अपना सपना साकार होने की उम्मीद जताई। तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरी कि तुम बच्चों की माँ नहीं लगती, मतलब इस तरह की बहुत तारीफ, क्योंकि मैं टिकटॉक वगैरह बनाती थी, इनको दिखाती थी डांस वगैरह की वीडियोस, तो ये बहुत तारीफ करते थे मेरे। तो पहले सचिन जी तारीफ करते थे, अब फिल्म बनाने वाले भी तारीफ कर रहे हैं। अ टेलर मर्डर स्टोरी फिल्म में सीमा का रोल क्या होगा, फिल्म का सब्जेक्ट क्या है, उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो फिल्म बनने की बात है, अ टेलर मर्डर स्टोरी, कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित है। टेलर कन्हैया लाल की उदयपुर में उनकी दुकान में हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा, वो सर तन से जुदा के नारे जब लग रहे थे। फिल्म में सीमा का रोल एक अंडरकवर एजेंट का होगा। सीमा पाकिस्तान में अंडरकवर रहकर जासूसी करने का रोल करेगी। सीमा का कैरेक्टर पाकिस्तान के कराची और लाहौर से जानकारी भेजेगा। यानी सीमा पर जो जासूसी करने और एजेंट होने के आरोप लग रहे हैं, फिल्मी पर्दे पर सीमा को वैसा ही कैरेक्टर ऑफर किया गया है। फर्क बस इतना होगा कि फिल्म में सीमा भारत की जासूस होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि सीमा इस रोल में धमाका कर देगी। मैंने फिल्म के बारे में बताया, स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि हमारी मूवी जो है कन्हैया लाल साहू जी जो हत्या हुई थी उदयपुर में, उस पर आधारित है। और ये हमारी पूरी स्टोरी है। इसमें इन लोगों का रोल रहेगा। एक रोल है एक अंडरकवर एजेंट का, जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में रह के जो जासूसी कर रही है। तो उसने बहुत गौर से सुना, जैसे मतलब वो ऑब्जर्व कर रही हो, कम बोली ज़्यादा सुनती रही। तो फिर उसने कहा इसके लिए तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रोल है। मैंने कहा वैसे भी आपको जो है रियल लाइफ में एजेंट ही बताया जा रहा है और हम भी आपको एजेंट का रोल दे रहे हैं, तो आप उससे अनकम्फर्ट तो नहीं? बोले नहीं मैं करना चाहती हूँ। सीमा को फिल्म में काम करने के अलावा भी कई और ऑफर मिल रहे हैं, आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि फिल्म का ऑफर मिलने पर सीमा कितनी खुश है। सीमा ने फिल्म का ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि सीमा खुद को क्लीन चिट मिलने के बाद फिल्म में काम करने की बात कह रही है। ऑफर की गई है जानी मैम की टेलर बड़ी बोली, तो आई थिंक अगर क्लीन चिट मिल जाते, सब कुछ क्लियर आ जाता है, तो आई थिंक मैं करूँगी। मेरी इच्छा है, मेरा हमारी सपोर्ट हो जाएगी तो आई थिंक मैं करूँगी। यानी सीमा हीरोइन बनने के लिए तैयार भी है, लेकिन सवाल यह है कि सीमा की तो जांच चल रही है और ऐसे हालात में वो फिल्म में काम कैसे कर पाएगी। आप देखिए कि सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक लगातार बना हुआ है। सीमा ने अवैध तरीके से भारत में एंट्री की थी, दस्तावेजों की जांच चल रही है, कई एंगल से सीमा की जांच चल रही है और यह जांच कोई 1-2 दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो क्या सीमा फिल्म करने के लिए इतना इंतजार करेगी? ऐसे में सीमा किसी फिल्म में कैसे काम कर पाएगी? और अगर कल को सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया तो क्या होगा? इस पर प्रोड्यूसर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अवैध तरीके से आने का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। हमने उस समय विरोध किया था जब वो आई थी अवैध तरीके से, हमने भी शंका जाहिर की थी भारतीय होने के नाते कि गलत है। लेकिन अभी फिलहाल जब हम कास्टिंग कर रहे थे तो हमें लगा कि हमारी जो मूवी है ए टेलर मर्डर स्टोरी, उसमें पाकिस्तान का के इर्द गिर्द घूमती है, वो कराची लाहौर के सीन है, तो हमें लगा कि ये अच्छा कर सकती है शायद। हम फिल्म के दृष्टिकोण से अगर देखें, उसके अंदर एक्टिंग का स्किल है, ऑडिशन हुआ है, परफेक्ट है, रोल मिलेगा तो बम्पर धमाल मचाएगी। यही सीमा और सचिन कुछ दिन पहले तक पाई पाई के मोहताज थे। सीमा की जांच की वजह से सचिन और उनके पिता का काम पर जाना नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सीमा को फिल्म में रोल मिल गया है। इस फिल्म में रोल ऑफर होने के अलावा अमित जानी ने सीमा और सचिन को एक और ऑफर दिया है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने सीमा और सचिन को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने का भी ऑफर दिया। सचिन और सीमा चाहें तो प्रोडक्शन हाउस में सैलरी पर भी काम कर सकते हैं। इससे सीमा के साथ सचिन के परिवार की आर्थिक हालत सुधर सकती है। फिल्म और प्रोडक्शन हाउस में काम के अलावा सीमा को एक बिजनेसमैन ने भी नौकरी का ऑफर दिया है। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी का ऑफर मिला है। सोमवार को सचिन के घर एक गुमनाम पत्र आया। दावा है कि पत्र गुजरात के एक बिजनेसमैन ने भेजा। 3 पेज के इस लेटर में सीमा और सचिन के लिए गुजरात में नौकरी का ऑफर था। सीमा और सचिन को वहां नौकरी करने पर 50-50 हजार की सैलरी मिलने की बात लिखी।
चिट्ठी में लिखा है कि सीमा और सचिन किसी भी दिन कंपनी में आकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। चिट्ठी में सीमा और सचिन की हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया गया है। गुजरात से नौकरी के ऑफर वाला यह लेटर सही है या फर्जी है, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सीमा और सचिन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोनों हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। हालांकि सीमा के वकील का कहना है कि सीमा को ना फिल्म में काम करना चाहिए, ना ही नौकरी का ऑफर स्वीकार करना चाहिए। सीमा के वकील एपी सिंह का कहना है कि लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के ऑफर दे रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस क्या कहता है अभी कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, ये सब अफवाह है, झूठ है। कोई नौकरी नहीं उसे, अभी तो उसे ये हालात है कि वो इस हालात में ना तो मैं अलाउ करूंगा शूटिंग करे, ना मैं अलाउ करूंगा एग्रीमेंट साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, ना एग्रीमेंट साइन करे। अभी प्रोडक्शन हाउस और ये सब अपने को चर्चा में रखने वाली बातें हैं। वकील कुछ और कह रहे हैं। सीमा कह रही है भाई मैं तो तैयार हूं, मैं तो कर लूंगी फिल्म। सीमा को लाखों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो जांच के घेरे में। अगर सीमा को क्लीन चिट मिलती है तो भी उसे अवैध तरीके से भारत आने के केस में सजा मिलनी चाहिए। सीमा के साथ मंदिर में लेकर चलूंगा जिसके बारे में मान्यता और आस्था है कि वहां भगवान श्री कृष्ण का दिल बिल्कुल इंसानों के दिल की तरह धड़क रहा है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान सच्चे भक्त के हृदय में बसते हैं। लेकिन आज मैं जिस धड़कते दिल की बात कर रहा हूं वो किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं भगवान का दिल है। बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान का दिल यहां दुनिया में कैसे मौजूद हो सकता है, लेकिन मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी सामान्य मनुष्य का जैसा दिल होता है, उसी सामान्य मनुष्य की तरह जगन्नाथपुरी के मंदिर में रखी मूर्ति में धड़क रहा है। पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों से जुड़ी यह मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण का दिल मौजूद है। इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। बहुत से लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा हो। कुछ लोग इसे आस्था और मान्यता से जुड़ा विषय मानते हैं, लेकिन यह आस्था और मान्यता से ज्यादा उन लोगों की गवाही मायने रखती है जिन्होंने भगवान कृष्ण के धड़कते दिल को अपने हाथों से छूकर महसूस करने का दावा किया। और सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि हर 12 साल में जब इन मूर्तियों को बदला जाता है तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। इससे जुड़ा फैक्ट भी आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि मूर्ति बदलनी है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। लेकिन भगवान के धड़कते दिल से जुड़ा यह एक ऐसा रहस्य है जो पिछले 5000 साल से चला आ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग भगवान कृष्ण से जुड़े इस रहस्य के बारे में सुन चुके हों या पढ़ चुके हों, लेकिन देश के बहुत से युवाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। आज तक कोई इंसान इस बात को खारिज करने की ना तो हिम्मत कर पाया है और ना ही कोई सॉलिड प्रूफ दे पाया। सबसे पहले आपको इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में बताता हूं। ये तो हम सब जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने मनुष्य अवतार लेकर कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना शरीर त्याग कर दिया था। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ में एक बहेलिये ने गलती से भगवान कृष्ण पर तीर चला दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया और शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का दिल अग्नि में नहीं जला और मान्यता है कि धड़कता रहा। बाद में इस दिल को सोमनाथ के समंदर में प्रवाहित कर दिया गया। जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे यानी लकड़ी के आकार का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। तब श्री कृष्ण ने उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में इस पूरी घटना के बारे में बताया। इस लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की मूर्ति का निर्माण हुआ। मान्यता है कि ये इन मूर्ति में भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है। इस दिल को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आज भी हर 12 साल में मंदिर की इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, तब इस ब्रह्म पदार्थ को दूसरी नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। यह काम मंदिर के जो पुजारी करते हैं वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में कपड़े के दस्ताने पहनकर इस काम को करते हैं। इस दौरान पूरे मंदिर के अलावा
पूरे जगन्नाथपुरी शहर में लाइट काट दी जाती है और शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। जिन पुजारियों ने अब तक इस ब्रह्म पदार्थ को बदला है, उन्हें उस समय हाथ में कुछ उछलती हुई चीज का आभास हुआ। कई पुजारियों को ऐसा भी लगा कि हाथ में कोई खरगोश जैसी आकृति उछल रही है। हालांकि किसी भी पुजारी ने आज तक इस चीज को अपनी आंखों से देखा नहीं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को न देखने की मान्यता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि मंदिर के शिखर पर किसी भी पक्षी को बैठा हुआ नहीं देखा गया आज तक। भाई आमतौर पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों के आसपास पक्षी बैठते ही हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी बैठा हुआ नहीं देखा किसी ने। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। इसी मान्यता के तहत मंदिर को नो फ्लाई जोन में रखा गया है, यानी कोई भी विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकता। इस मंदिर का दूसरा रहस्य यह भी है कि इस मंदिर में प्रवेश करते हुए जब सिंह द्वार के पास खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की तेज आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार को पार करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। यह कोई वास्तु या शिल्पकारी से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं, और इसीलिए इन सवालों के जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। अब आपको इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को लेकर एक रोचक तथ्य बताता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो लोग कहते हैं कि झंडा पश्चिम की दिशा की तरफ लहराता है। इसके अलावा इस मंदिर के ध्वज को रोजाना बदला जाता है। मंदिर के कर्मचारी बड़ी मेहनत से इस मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और मंदिर पर लगे ध्वज को उतारकर नीचे लाते हैं। मंदिर का यह शिखर करीब 200 फीट यानी करीब 10 मंजिल ऊंचा है और इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वो पुरी के एक चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम कर रहे हैं। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि रोजाना शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलने की जरूरत क्या है? भाई महीने में, हफ्ते में एक बार क्यों नहीं कर लेते? लेकिन इसके पीछे मान्यता यह है कि मंदिर के इस ध्वज को रोजाना नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। और यह मान्यता पिछले कई हजार सालों से चलती आ रही और इसे किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की। अब आपके दिमाग में हो सकता है यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। साइंस के हिसाब से ऐसा संभव नहीं, लेकिन इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी बताई जाती है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दो, लेकिन समंदर ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी स्पीड कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आ रही लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगे। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देख चुके हैं, लेकिन यह कैसे हो रहा है इसका जवाब पौराणिक मान्यता के अलावा किसी के पास नहीं कि भाई ऐसा कैसे संभव है। सनातन धर्म में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। जिस तरह विज्ञान के पास जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े रहस्यों का जवाब नहीं है, उसी तरह वृंदावन में स्थित निधि वन के रंग महल का रहस्य आज भी कोई नहीं बता पाता। मान्यता है कि रंग महल मंदिर में भगवान कृष्ण हर रात्रि को विश्राम करने आते हैं। भगवान के विश्राम के लिए बकायदा पूरा बिस्तर लगाया जाता है और भोग के लिए कुछ मिठाइयां भी रखी जाती हैं। लेकिन जैसे ही इस मंदिर को सुबह खोला जाता है तो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। इस मंदिर के दरवाजे को कई ताले लगाकर भी बंद किया गया, जिसमें किसी इंसान को छोड़िए किसी जीव के आने जाने की कोई जगह नहीं। इसके बाद भी रहस्य आज तक नहीं खुल पाया कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। और अगर आप उस तस्वीर को देखें जो जगन्नाथपुरी के मंदिर की तस्वीर है, आप देखिए इतना भव्य है, इतना दिव्य है। और कई बार जब लोग सनातन की बात करते हैं, कई लोग जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन युवाओं को लगता है यार हम जाके क्या ही करें। सनातन की जो ताकत है,
सनातन के बारे में जो बातें हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन जगहों पर जाइए। जैसे हमने आपको चोल राजाओं का इतिहास बताया। चोल राजाओं ने इतना काम किया है और ऐसा अद्भुत काम किया है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। पाठशाला में जब हमने चोल राजाओं के बारे में बताया तो लोगों को पता चला, और उसके बाद कई लोग जो है वो दक्षिण में उनके बनाए उन अद्भुत मंदिरों को देखने के लिए गए कि भाई ये कैसी वास्तुकला है। वैसे ही किसी को नहीं पता, अब आप जाएंगे तो वहां भगवान कृष्ण का दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जाइए, वहां जो अनुभूति मिलेगी उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल की जा रही है और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी भगवान गणेश की मूर्ति की तरफ पीठ करके हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के जरिए विपक्ष के कुछ नेता पीएम पर गणेश जी के अनादर का आरोप लगा रहे हैं। हमने इस खबर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में ये बात पूरी तरह गलत साबित हुई कि पीएम ने भगवान गणेश की तरफ पीठ की हुई है। हमें इस तस्वीर से जुड़ा एक वीडियो मिला। ये वीडियो पीएम के पुणे दौरे का है। 1 अगस्त को पीएम ने पुणे में दगड़ू शेठ गणेश मंदिर में पूजा की। गणेश जी की मूर्ति की पूजा के वक्त पीएम मोदी परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही तस्वीर इसी परिक्रमा के बीच ले ली गई और फिर उसे फैलाया जा रहा है ये कहते हुए कि जैसे पीएम जो हैं वो गणेश जी की पीठ की तरफ पीठ करके और फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे हैं, जबकि ये है तस्वीर। देखिए वो कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल तरीका है। आप गणेश जी की पूजा के लिए जाते हैं, वहां पे ऐसे ही परिक्रमा करते हैं। तो जब वो परिक्रमा करते हुए घूम रहे थे, पीठ गणेश जी की तरफ थी, तब फोटो ले लिया और वो फर्जी फोटो वायरल कर दी। तो ऐसी खबरों से बचा कीजिए जिसमें झूठ फैलाया जाता है और उस झूठ को फैलाने से भी बचिए।